हिसाबी पद्धति की हानियाँ। गैर वित्तीय व्यवहार। हिसाबों में ऐसे व्यवहार लिखे जाते हैं जिनका द्रव्य में मूल्य आंका जा सकता हो। उदाहरण के रूप में माल की खरीदी की और बिक्री की, संपत्ति का क्रय विक्रय आदि किया हो। के व्यवहारों के अंदर जो व्यवहार का द्रव्य में मूल्य आंका जाए, यानी कि जिसमें से अपने पैसे मिलते हैं, ऐसे व्यवहारों को अपने हिसाब में लिखते हैं। और धंधा में जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी है, उसकी प्रामाणिकता, वफादारिता, निष्ठा जैसे गुण धंधा के विकास के लिए महत्व का है। इस बातों का धंधा के हिसाबों में समावेश नहीं किया जाता है। दूसरा है कि द्रव्य का अस्थिर मूल्य। हिसाबी पद्धति की धारणा के अनुसार द्रव्य का मूल्य स्थिर है। उदाहरण के तौर पे 5 वर्ष पहले 50,000 में खरीदी गई संपत्ति पुनः स्थापना करनी हो तो मुद्रास्फीति के कारण नई उसी प्रकार की संपत्ति 50,000 की अपेक्षा अधिक रकम से खरीदी जाएगी। इसलिए हिसाबी पद्धति की जो धारणा है कि द्रव्य का स्थिर मूल्य रहता है, लेकिन यह संभावना व्यवहार में संभव नहीं है। द्रव्य के स्थिर मूल्य की धारणा हिसाबी पद्धति की एक मर्यादा बन जाती है। तीसरा है कि ऐतिहासिक व्यवहार या घटना। हिसाबी पद्धति में जो व्यवहार की घटना बन गई हो उसी का लेखा किया जाता है और उसमें हुई भूलों की सुधार नहीं कर सकते, परंतु इन बातों का उपयोग भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों में उपयोगी है। यानी कि जो भी हिसाबी व्यवहार है, उसकी घटना जो बन गई उसका लेखा किया जाता है और उसमें जो भूल हो तो उसको अपने सुधार सकते नहीं है, परंतु उसका भविष्य के अंदर जो भी घटना बनी है उसके आधार पर अपने निर्णय ले सकते हैं। 4 नंबर है कि बाजार कीमत की अवगणना। अब धंधा की संपत्ति की कीमत में बारंबार परिवर्तन होता है और उनकी बाजार कीमत बदलती रहती है। हिसाबी पद्धति में बाजार कीमत की अवगणना करके केवल वास्तविक लागत आधारित लेखा ही किया जाता है। इसलिए हिसाबी पद्धति की मर्यादा थी कि बाजार कीमत की अवगणना की गई है। 5वां है कि अनुमानों का उपयोग। हिसाबी पद्धति में संभावित डूबात्रीण जैसी बातों की अनुमानित गणना की जाती है। मानो कि डूबात्रीण अर्थात क्या कि जो देनदार होता है उसमें से अमुक रकम पहले से ही निश्चित करके रख देते हैं कि 50,000 का, उसमें से मान लेते कि मानो कि 5,000 मिलने की संभावना नहीं है, तो ये अनुमानित रकम मानी जाती है। इसलिए अनुमानों में भूल हो तो इस भूल हिसाबों में देखने को मिलती है। इसलिए इस प्रकार के अनुमान भूतकाल के अनुभवों के आधार पर और तार्किक ढंग से किए जाते हैं, जिससे भूलों का अवकाश कम रहता है। 6 नंबर के दोहरे मानक। हिसाबों के 2 महत्व अंगों में से लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा का समावेश होता है। लाभ हानि खाता को आवक का पत्रक भी कहते हैं, चालू कीमतों में तैयार किया जाता है, जबकि आर्थिक चिट्ठे की विगतों पुरानी कीमतों, ऐतिहासिक कीमतों पर दर्शाई जाती है। इस प्रकार हिसाबों में विसंगतता देखने को मिलती है। हिसाबी पद्धति धंधा की भाषा के रूप में कि हिसाबी पद्धति को धंधा की भाषा के रूप में जाना जाता है। हिसाबी पद्धति द्वारा धंधा के व्यवहारों की जानकारी दी जाती है। हिसाब लिखने के लिए भाषा द्वारा लिखा जाता है। बोलकर, विश्लेषण करके, अर्थकरण करके कोई बात अन्य व्यक्ति को बताई जाती है या समझाई जाती है। यदि हिसाबी पद्धति द्वारा संबंधित पक्षकारों को धंधा की प्रवृत्तियाँ संबंधित या परिणामों संबंधित जानकारी दी जाती है। भाषा का उपयोग करके पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर होता है। उसी प्रकार हिसाबी पद्धति का उपयोग भी उसके नियमों के आधार पर होता है। भाषा में परिवर्तन का सिद्धता का गुण है, उसमें समय आधारित परिवर्तन का समावेश होता है। हिसाबी पद्धति में भी समय आधारित परिवर्तन का समावेश किया जाता है। यानी कि हिसाबी पद्धति में जो धंधा के अंदर अपने भाषा द्वारा उसको लिखते हैं, बोलते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, अर्थकरण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें भाषा में अपने परिवर्तन करके, बदल कर, समय के आधार पर परिवर्तन करके हिसाबी पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। हिसाबी पद्धति विज्ञान या कला। विज्ञान हमेशा नियम के सिद्धांत पर आधारित होता है। नियम व सिद्धांत सर्वस्वीकृत है। हिसाबी पद्धति भी विज्ञान है। उसकी रचना भी मानव द्वारा तैयार किए गए नियमों और सिद्धांतों के आधार पर की गई है। धंधा के आर्थिक व्यवहारों को बही में लिखने के लिए हिसाबी पद्धति के नियमों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। व्यवहार को लिखने के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत होशियारी उपयोग नहीं हो सकता। नियमों का पालन किया जाता है। नियमों के पालन के आधार पर एक ही प्रकार के व्यवहारों से
अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हिसाब तैयार किए जाए तो हिसाब तैयार करने की प्रक्रिया उसके परिणाम समान ही होंगे। इसलिए नियमों और सिद्धांत के कारण हिसाबी पद्धति विज्ञान के रूप में जानी जाती है। यानी कि हिसाबी पद्धति भी जैसे विज्ञान के नियम और सिद्धांत होते उसी तरह के हिसाबी पद्धति में भी व्यक्तियों द्वारा मानव द्वारा नियम बनाए गए हैं। उसी नियम के आधार पर अपने व्यवहार बही में लिखते हैं। इसके अंदर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार अपनी रीति से व्यवहार नहीं लिख सकते हैं। नामा के अंदर जो नियम उधार जमा के बताए गए उसी के अनुसार व्यवहार लिखे जाते, फिर चाहे कोई भी व्यक्ति लिखे परंतु उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हिसाबी पद्धति विज्ञान के साथ कला के रूप में भी मानी जाती है। हिसाबी पद्धति मुख्य 3 प्रकार से की जाती: वित्तीय हिसाबी पद्धति, लागत हिसाबी पद्धति और संचालकीय हिसाबी पद्धति। इन तीनों हिसाबी पद्धति की मर्यादा में रहकर हिसाब तैयार करने प्रस्तुत करने के लिए भी कौशल्य की जरूरत पड़ती है। एक ही बात को उसका स्वरूप अर्थ बदले बिना अन्य ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो उसे कला के रूप में पहचाना जाता है। अब हिसाबी जानकारी के गुणात्मक लक्षण। हिसाबी पद्धति में जो हिसाब तैयार किए जाते हैं उसका उपयोग हिसाब तैयार करने वाले अथवा धंधा का मालिक तक सीमित नहीं। हिसाबों में प्रस्तुत की गई माहिती का उपयोग विविध पक्षकारों द्वारा किया जाता है। उस पक्षकारों में आता है लेनदार, सरकार, ऋण देने वाली संस्थाएं आदि का समावेश होता है। हिसाबी पद्धति के पास से यह अपेक्षा रखी जाती है कि जो हिसाब तैयार हुए हैं या प्रस्तुत हुए हैं उनमें गुणात्मक लक्षण होने चाहिए। इन लक्षणों में विश्वसनीयता, सुसंगतता, समझ क्षमता, तुलनात्मकता का समावेश किया जाता है। इन लक्षणों का नापन नहीं हो सकता। गुण धर्म के आधार हिसाबी जानकारी का उपयोग करने वाले का विश्वास संपादन होता है। वे किसी भी प्रकार के भय बिना जानकारी का उपयोग करते, अपने संबंधित निर्णय लेते और इन निर्णयों का संक्षेप में स्पष्टीकरण निम्नानुसार करते हैं। मानव के विश्वास पात्रता के हिसाबी जानकारी का प्रथम गुणात्मक लक्षण विश्वास पात्रता। जो हिसाब तैयार किए गए हैं वह वास्तविक स्वरूप से हिसाब की जानकारी विश्वसनीय होनी चाहिए। जानकारी का उपयोग करने वाले विश्वास बनाए रखना चाहिए और प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी संपूर्ण रूप से भूल रहित होनी चाहिए। उसमें लेखापाल या अन्य पक्षकार का कोई भी निजी अभिप्राय का समावेश नहीं होना चाहिए। नियम और सिद्धांतों के आधार पर हिसाब तैयार करना चाहिए जिसके कारण उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। उसका अर्थघटन और पूर्णता जैसे उपलक्षणों का भी समावेश किया जा सकता है। 2 नंबर प्रासंगिकता। प्रस्तुत की गई जानकारी उपयोगकर्ताओं को आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो उस जानकारी को सुसंगत जानकारी कहते हैं। प्रासंगिकता या सुसंगतता ऐसा लक्षण है कि जो उपयोगकर्ता को जानकारी आधारित निर्णय लेने में मदद करना है। लेखापाल द्वारा तैयार की गई जानकारी या प्रस्तुत की गई जानकारी ऐसे प्रकार की होनी चाहिए कि विनियोगकर्ता उस जानकारी के आधार पर निश्चित कर सकता है कि उसके भविष्य के निर्णय ठीक थे या नहीं, वर्तमान के निर्णय ठीक है या नहीं और भविष्य के निर्णय ठीक होंगे या नहीं। प्रासंगिकता यानी कि जो निर्णय अपने लिखते हैं वो प्रसंग के अनुसार उसकी जानकारी आवश्यकताएं पूर्ण करनी चाहिए, उपयोगकर्ता को उपयोगी होनी चाहिए। लेखापाल द्वारा तैयार की जाए, लेखापाल जो नामा के जानकार होते उसके द्वारा तैयार किया होना चाहिए। उसकी प्रस्तुति भी आवश्यक होनी चाहिए। विनियोगकर्ता को उसके बारे में जानकारी निश्चित मिलनी चाहिए कि जिसके कारण जो उसको भविष्य में निर्णय में कोई भी निर्णय लेना हो तो ले सकता है। 3 नंबर समझ क्षमता। हिसाबी जानकारी प्रासंगिकता के उपरांत प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग करने वाले के द्वारा आसानी से समझी जा सके, उसका योग्य अर्थघटन कर सके उस प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि जो भी हिसाबी पद्धति की जानकारी दी गई है वो प्रसंग के अनुसार होनी चाहिए,
उसकी प्रस्तुति की जानकारी उपयोग करने वाले को सरलता से समझ सके ऐसे होने चाहिए, उसका अर्थघटन हो सके ऐसी होनी चाहिए। दी गई जानकारी का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जानकारी का उपयोग करने वाले के पास धंधा की आर्थिक पद्धतियाँ और हिसाबी बातों के प्रारंभिक ज्ञान की अपेक्षा रखनी चाहिए। हिसाबी पद्धति के अपने पारिभाषिक शब्द के नियम की सिद्धांत की जिसके बारे में अमुक जानकारी जो उपयोगकर्ता के पास में न हो वह प्रस्तुत की बातों की आसानी से नहीं समझ सकता। संक्षेप में हिसाबों में प्रस्तुत की गई जानकारी समझ सकता का गुण वाली होनी जरूरी है। उपयोगकर्ता भी अमुक अपेक्षित बातों की जानकारी रखने वाला होना चाहिए। तुलनात्मकता हिसाबी पद्धति का अन्य गुणात्मक लक्षण तुलनात्मकता है कि जो हिसाबी जानकारी जिस ढंग से तैयार की गई प्रस्तुत होनी चाहिए उसमें उपयोगकर्ता को धंधा की नफाकारकता आर्थिक संपन्नता संबंधित दो समय अवधि की तुलना कर सकते हैं। तुलनात्मक गुणधर्म होने से उपयोगकर्ताओं द्वारा दो अलग अलग समय अवधि के परिणाम की तुलना करके स्वयं के निर्णय लेते हैं। कंपनी के किस्से में तैयार हुए हिसाब में गत वर्ष की और चालू वर्ष की हिसाबी बातों जैसे कि आवक का पत्रक, आर्थिक चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह पत्रक दिया जाता है। यह दो समय अवधि की अलग अलग हिसाबी बातों की तुलना होनी चाहिए। उसके उपरांत अंतर पेढ़ी तुलना भी की जा सकती है। तुलनात्मकता यानी कि वर्ष 2 वर्ष के अपने तुलना कर सकते हैं। चालू वर्ष उसके पहले का वर्ष लेके हिसाबों के अंदर उसके अंदर अपने आवक का पत्रक, आर्थिक चिट्ठा बना सकते हैं। उसके बारे में आगे के चैप्टर में समझेंगे। हिसाबी जानकारी के उपयोगकर्ता और उसकी आवश्यकताएं। धंधा के स्वरूप का एकांकी व्यापारी में से साझेदारी में से कंपनी स्वरूप में विकास हुआ है। इस विकास के कारण हिसाबी जानकारी के उपयोग संबंधी सीमाओं का भी विस्तार हुआ है। एकांकी व्यापारी या साझेदारी पेढ़ी में हिसाब मालिकों के अपने निजी उपयोग के लिए और सरकारी उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। इन दोनों धंधों के स्वरूप में मालिक ही संचालक होते हैं, इसलिए जानकारी को उन तक ही मर्यादित रहता है। कंपनी के स्वरूप में मालिक और संचालक अलग अलग होते हैं, जिससे जानकारी के संदर्भ में सरकारी नियंत्रण के कारण कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक जानकारी बनती है। परिणाम स्वरूप जानकारी का उपयोग करने वाले ज़्यादा पक्षकार हैं। इन पक्षकारों के जिसका समावेश होता है किस प्रकार की जानकारी की उसको ज़रूरत है, इस संबंध में जानकारी निम्नानुसार दी जाती है कि धंधा के अंदर जो भी एकांकी व्यक्ति है तो मालिक एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति उसका धंधा का संचालन करता है, इसलिए उसकी माहिती उसके तक ही सीमित रहती है। इस तरह से साझेदारी पेढ़ी में भी 2 या 2 से अधिक साझेदार होते, 20 से अधिक नहीं होते, इसलिए उसमें भी जानकारी सीमित रहती है। जबकि कंपनी एक ऐसी स्वरूप की मालिकी है जिसके अंदर मालिक और संचालक दोनों अलग होते हैं, इसलिए जिससे जानकारी देनी है वो सरकारी नियंत्रणों के आधार पर देनी चाहिए और उस जानकारी कंपनी के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उसके परिणाम के स्वरूप की जानकारी अन्य पक्षकारों को मिलनी चाहिए। संचालक कंपनी के स्वरूप में अंशधारी मालिक होते और कंपनी का संचालक मंडल द्वारा संचालन किया जाता है। उनके द्वारा लिए गए नीति विषयक निर्णयों की असर हिसाबों में प्रतिबंधित होती है। धंधा के निर्धारित उद्देश्य उन्होंने प्राप्त किए हैं या नहीं, इस संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। संचालक और कंपनी के अंदर अंशधारी એટલે कंपनी का संचालन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कंपनी आम जनता को शेयर खरीदने के लिए कंपनी पैसे इकट्ठा करती है, फिर बाद में कंपनी की स्थापना की जाती है। इसलिए कंपनी के कार्य करने वाले संचालक और मंडल और संचालक द्वारा संचालन किया जाता है। उनका कार्य आयोजन और नियंत्रण के आधार पर निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति है। वे आयोजित अनुमानों और वास्तविक परिणामों की तुलना करके विचलन अंतर को ज्ञात करते हैं। विचलनों का पुनरावर्तन न हो उस ढंग से सुधारात्मक कदम लेते हैं। हिसाब संचालकों के लिए उसकी कार्यक्षमता मापने का आदर्श साधन है। संचालकों को आंतरिक उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।
इस प्रकार हिसाबी संचालकों के लिए खूब ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अंश अंशधारी कानूनी प्रावधानों के आधार पर कंपनी के संचालकों को निर्धारित समय मर्यादा में सभी अंशधारी को कंपनी के हिसाबों की प्रमाणित नकल भेजनी पड़ती। हिसाबों की नकल पाना अंशधारियों का अधिकार है और कंपनी का कर्तव्य है। अंशधारी प्रकाशित की गई सभी वित्तीय और गैर वित्तीय विगतों का विश्लेषण करके अपने कंपनी में विनियोग संबंधित निर्णय की समीक्षा करते, कंपनी के विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करते, कंपनी के भविष्य संबंधी अनुमान भी कर सकते। इस बात के आधार पर वे यह तय करते हैं कि कंपनी के शेयर में विनियोग करें या न करें। पर्यावरण की सुरक्षा है तो अब कंपनी ने ईमेल द्वारा भी हिसाब भेजना प्रारंभ किया है। अब कंपनी के अंदर जो भी अंशधारी है यानी कि कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वह कंपनी के पास से उसके हिसाब की नकल प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी को उसका अधिकार के अनुसार उसको हिसाब दर्शाने का कर्तव्य रहता है। और उसके अंदर कंपनी के विकास के साथ में कंपनी के भविष्य के अनुमान भी छुपे होते हैं। और कंपनी अब शेयरों का विनियोग, जो कंपनी में शेयरों का विनियोग करे यानी अपना पूंजी विनियोग करता है, उसके अंदर पूंजी लगाते हैं, उसे विनियोग करते, तो वो मेल द्वारा भी अभी भेज सकते हैं। संभावित अंशधारी यह ऐसे प्रकार के विनियोगकर्ताओं का वर्ग है जो स्वयं कंपनी के अंश खरीदने की इच्छा रखते हैं। कंपनी के अंशों में विनियोग करने के बाद उनमें से अपेक्षित मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस बात की जानकारी पाने के उद्देश्य से इस वर्ग द्वारा कंपनी की हिसाबी माहिती का उपयोग किया जाता है। लेनदार में अल्पकाल के लेनदारों का जो धंधा की इकाई को उधार माल की सुविधा देते हैं, उनका समावेश होता है। दीर्घकाल के लेनदारों में ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं या कंपनी के ऋण पत्रधारियों का समावेश किया जाता है। दोनों पक्षकारों को धंधा की इकाई के पास से भविष्य में लेना प्राप्त करना होता है। इन पक्षकारों द्वारा धंधा की कमाई की स्थिति, आर्थिक स्थिति संबंधित वर्तमान और भविष्य संबंधी जानकारी पाने के लिए इन प्रकाशित हिसाबों का उपयोग किया जाता है। यानी लेनदारों के पास से अपने कम समय के लिए उधार माल की सुविधा दी हो, उसके पास से रकम प्राप्त करनी हो, वो कब मिलेगी और भविष्य में उसका लेना कितना बाकी रहता, वो हिसाब पे से अपने जान सकते हैं। 5 नंबर कर्मचारी। धंधाकीय इकाई में कर्मचारी हिसाबों पर से अपनी वेतन वृद्धि, बोनस, नौकरी की सुरक्षा संबंधी स्थिति का ख्याल प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप से कर्मचारियों के लिए हिसाबों में महत्व का अंग धंधा का लाभ होता है। लाभ के आधार पर अपनी मांग वे संचालकों के सामने रखते हैं। धंधा के इकाई की आर्थिक स्थिति और विकास अच्छा होगा तो उनकी नौकरी सुरक्षित है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। हिसाब उनके लिए भी उपयोगी है। कर्मचारी भी जो कंपनी में कार्य करते हैं, वो कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसमें लाभ हो रहा है या हानि। यदि जो लाभ होगा तो कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो अधिक वेतन की मांग करते हैं, बोनस की मांग करते हैं और वो अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित रहती है। 6 नंबर कर सत्ताधारी। देश में विविध प्रकार के कर धंधा की आवक, धंधा की प्रवृत्ति तथा अन्य बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इन करों की वसूली संबंधित प्रत्येक वर्ष के बजट में सरकार द्वारा प्रावधान किए जाते। इन प्रावधानों के अनुसार करों का अनुमान धंधा द्वारा कंपनियों द्वारा किया जाता है। कर भुगतान संबंधित जवाबदारी हिसाब पर से तैयार हुए हिसाब और भुगतान किए कर बजट के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं, इस संबंध की जांच अधिकारियों द्वारा की जाती है। यह कर राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार हिसाबों का उपयोग कर सत्ताधारियों द्वारा भी किया जाता है। यानी कि कर सत्ताधारी यानी कि जो भी कर कंपनी के अंदर जो कार्य हुआ, जो आवक हुई है, उसमें से वो कितना कर भरता है, सरकार के पास कितना कर जमा कराता है,
उसके बारे में हिसाब पे से वो कर वसूल कर सकते हैं, सरकार भी। ग्राहक धंधाकीय इकाई के ग्राहकों का लाभ के सृजन में महत्व का स्थान होता है। आज का बाजार बेचने वालों का बाजार नहीं, परंतु खरीदने वालों का बाजार है। खरीदने वालों के लिए, ग्राहकों के लिए नए कानून अमल में है। वे अपनी खरीदी वस्तु के सभी अधिकारों के लिए भी जागृत हैं। वे वस्तु या सेवा की लागत के संबंध में भी सजा की कंपनी के हिसाबों द्वारा ग्राहक भी वस्तु या सेवा की लागत, कीमत संबंधी अनुमान लगा सकते। इस प्रकार हिसाब ग्राहकों के लिए भी उपयोगी है। नंबर विदेशी उद्योग साहसिक। संदेशा व्यवहार और परिवहन सुविधा के कारण विश्व खूब नज़दीक आ गया है। उसके अलावा आर्थिक नियंत्रण उदारीकरण के कारण आसान हुआ है। विदेशी उद्योग साहसिक एक दूसरे देश में अपनी वस्तुएं सेवाएं बेचने की इच्छा रखते हैं। इसके अतिरिक्त उस देश की कंपनी के साथ अपने धंधा का संयोजन करने की इच्छा रखते हैं, परंतु यह निर्णय लेने से पूर्व उनके द्वारा उस कंपनी के हिसाबों का उपयोग करके कंपनी के सभी पासों जैसे कि सद्धरता, तरलता, नफाकारकता आदि का अभ्यास किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद में उनके द्वारा अपना निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार हिसाब विदेशी उद्योग साहसिकों की दृष्टि से भी महत्व का है। 9 नंबर नियमनकारी संस्थाएं। कंपनी धंधा स्वरूप में सरकार और सरकार द्वारा निर्मित नियमनकारी संस्थाएं नियंत्रण रखती है, जिससे कंपनी का कोई भी कदम या प्रवृत्ति के कारण प्रजा को आर्थिक नुकसान न हो। इस उद्देश्य के लिए सेबी इटरा की स्थापना की गई है। यह संस्थाएं नियम और मार्गदर्शिका बनाने के लिए हिसाबों का उपयोग करती है। उसके अतिरिक्त नियम अनुसार हिसाब तैयार हुए हैं या नहीं, उसके बारे में भी जांच की जाती है। इस प्रकार हिसाबी नियमनकारी संस्था की दृष्टि से भी जानकारी जरूरी है। यानी कि हिसाबी संस्था अपने देश के अंदर जो एक तो सेबी द्वारा प्राप्त किया जाता और ई डटा के द्वारा उस हिसाबों के लिए अपने जानकारी प्राप्त करने की संस्था स्थापित की गई है। उसमें नियम मार्गदर्शिका दी जाती है कि हिसाब व्यवस्थित लिखा गया है या नहीं। 10 नंबर व्यवसायी संस्थाएं। हिसाब तैयार करने वाले को व्यवसायी या पेशेवर के रूप में पहचानते हैं। हिसाबी पद्धति एक पेशा है। इस पेशे के योग्य संचालन के लिए प्रत्येक देश में व्यवसायी संस्थाएं होती है। हिसाबी पद्धति के लिए हमारे देश में 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कार्यरत थी। इस संस्था द्वारा हिसाबों के संदर्भ में मार्गदर्शिकाएं, हिसाबी मानक तैयार किए जाते, जिससे तैयार हुए हिसाबों में एक शुद्धता और समानता रहती है। उसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया भी हिसाबी पद्धति संबंधी जरूरी सूचना करते हैं। इस प्रकार व्यापारी संस्थाओं को मार्गदर्शिका और हिसाबी मानक तैयार करने में हिसाब मददरूप बनते हैं। व्यवसायी संस्थाएं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हिसाब तैयार करवाया जाता है, हिसाबों के व्यवस्थित लिखा जाता है, फिर इसके ऊपर से अपने हिसाबी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संशोधक और विश्लेषक। हिसाबी माहिती का उपयोग करने वाला एक वर्ग संशोधक और विश्लेषक। इन उपयोगकर्ताओं को कंपनी की नफाकारकता कितनी है, आर्थिक सद्धरता कितनी है, उसकी जानकारी पाने के उपरांत यह नफाकारकता, आर्थिक सद्धरता ऐसी क्यों, इतनी क्यों, इस संबंध में संशोधन विश्लेषण करना होता है। यह संशोधन और विश्लेषण कंपनी को निजी रूप में विनियोगकर्ताओं को मददरूप होता है। इन उपयोगकर्ताओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। यह वर्ग अपने निजी हेतु के लिए भी नहीं बल्कि अन्यों के लाभ के लिए भी यह प्रवृत्ति करते हैं।
हिसाबी माहिती इन उपयोगकर्ताओं के लिए भी जरूरी है। भारत में और विदेश में साख योग्यता निश्चित करने वाली संस्थाएं कार्य करती हैं, जिन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में पहचानते हैं। सरकार देश का कार्यक्षम और प्रभावशाली संचालन और प्रशासन संबंधी जवाबदारी सरकार की है। सरकार सरकार द्वारा देश के विकास की नीतियाँ बनाई जाती हैं। इन नीतियों के निर्माण में पर्याप्त मात्रा में सुसंगत माहिती की जरूरत होती है। कंपनियों द्वारा हिसाबों में प्रस्तुत की माहिती का एकत्रीकरण करके उसका उपयोग देश की नीतियों के निर्माण में होता है। सरकार के नीति विषयक निर्णयों में इस हिसाबी माहिती की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अपने हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द के बारे में। अपने हिसाबों के अंदर अपने शिक्षण लगभग अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होता है। शिक्षण अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलाकार बनता है, कोई खिलाड़ी बनता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के क्षेत्र में शिक्षण लेता है। शिक्षण की प्रत्येक शाखा की अपनी परिभाषा अर्थात अपने क्षेत्र के अनुरूप शब्दकोश होता है। प्रत्येक क्षेत्र में अपने विशिष्ट शब्दकोश होता है। पारिभाषिक शब्द में नंबर 1 धंधा के व्यवहार। धंधा के व्यवहार अर्थात धंधा का कार्य। धंधा के व्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साखों पर विनिमय किया जाता है। धंधा के व्यवहार अधिकतर आर्थिक व्यवहार ही होता है। आर्थिक व्यवहार अर्थात कि जिसका द्रव्य में मूल्य मापा जा सके। रोकड़ व्यवहार द्रव्य के रूप में होता है और उसे वित्तीय मूल्य द्वारा भी दर्शाया जाता है। उधार व्यवहार यानी साख का व्यवहार भविष्य में मिलती है। मतलब कि उधार व्यवहार जो किया जाता है उसके अंदर व्यवहार हो जाता है, मालिकी मिल जाती है, पर उसकी रकम भविष्य में मिलती है। उसका वित्तीय मूल्य वर्तमान में निश्चित किया जाता है और उसको वित्तीय द्रव्य भविष्य में मिलता है। और मूल्य अर्थात उसका आर्थिक मूल्य होना चाहिए। रोकड़ के माध्यम से अथवा उधार की शर्तों से अस्तित्व में आता है। अब मानो कि रोकड़ धंधा के व्यवहार के अंदर एक व्यवहार बताती हूँ कि 5,000 का माल रजनीकांत को रोकड़ से बेचा। यह धंधा का कार्य है। माल के बदले में रोकड़ मिली। उसका आर्थिक मूल्य 5,000 है। वह धंधा के व्यवहार है। उसमें रजनीकांत एक व्यक्ति है ने माल एक वस्तु है और उसका आर्थिक मूल्य 5,000 है। એટલે माल के विनिमय में द्रव्य का विनिमय हुआ ऐसा कहा जाएगा। अब मानो कि उधार धंधा के व्यवहार ₹5,000 का माल रजनीकांत को 10 दिन में रकम चुकाने की शर्त पर उधार बेचा, यानी माल का उधार विक्रय किया गया। 10 दिन के बाद वह रकम चुकाएगा। रजनीकांत एक व्यक्ति, माल एक वस्तु और उसका आर्थिक मूल्य अपने 5,000 है, परंतु रकम 10 दिन के बाद मिलती है। माल के विनिमय के बदले में रकम भविष्य में मिलेगी, उसकी गारंटी है। उसे उधार व्यवहार कहते हैं। अब दूसरा है बनाव या घटना। बनाव को घटना के रूप में पहचाना जाता है। घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भवित हुई परिस्थिति या परिणाम। व्यवहार की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकता होती है। अब उदाहरण के रूप में रजनीकांत को बेचा माल ₹3,000 में खरीदा था। मजदूरी ₹500 चुकाई। व्यवहार और घटना निम्न अनुसार अपने दर्शा सकते। अपने विक्रय 5,000 का विक्रय कार्य किया और खरीदी 3,000, मजदूरी खर्च अपने 500 हुआ। तो विक्रय 5,000 करते तो 3,500 उसका और उसमें से खर्च हुआ जो खरीदी मजदूरी का 3,500 घटाएंगे तो 1,500 रुपया जो बचा वह क्या होगा, नफ़ा हुआ माना जाएगा। अब पूंजी अर्थात धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। विनियोग अर्थात क्या कि धंधा में रोकड़ स्वरूप या अन्य कोई संपत्ति स्वरूप में की जाती है। पूंजी में सभी ऐसी वस्तुओं का समावेश किया जाता है जो मालिक द्वारा दी गई हो, जिनका द्रव्य में मूल्य आंक सके। उदाहरण के रूप में मानो कि मालिक ₹10,000 नकद,
6,000 का फर्नीचर, 8,000 का माल लाकर धंधा प्रारंभ करता है। यह मालिक पूंजी के रूप में कितना लाया? 10,000, 6,000 और 8,000 सबको जोड़ दो तो पूंजी कितनी हो जाएगी? 24,000 गिनी जाएगी। मालिक द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु आर्थिक मूल्य रखती है और उसका उपयोग धंधा के लिए होता है। मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने तथा विस्तार करने के लिए पूंजी दी गई है। उसका धंधा के स्वरूप पर पूंजी पहचानी जाती है। अब जो मानो कि एकांकी व्यापारी के लिए पूंजी शब्द प्रयोग किया जाए तो जो मालिक देता है, साझेदारी के अंदर साझेदारों की पूंजी शब्द प्रयोग किया जाए तो जो साझेदार होता है वो पूंजी लाता है। और कंपनी के लिए जो हो पूंजी शब्द, अंश पूंजी शब्द उसका उपयोग किया जाता है जो अंशधारी देते हैं, जिसके लिए इक्विटी शेयर पूंजी शब्द अधिक प्रचलित है। अब आहरण, पूंजी के निर्माण के लिए धंधा का मालिक अपनी निजी संपत्ति धंधा को देता है। मालिक द्वारा दी गई निजी संपत्ति धंधा की संपत्ति बनती है। जब मालिक द्वारा धंधा की संपत्ति अर्थात रोकड़ अथवा माल का निजी हेतु के लिए उपयोग किया जाए तब उसे आहरण के रूप में पहचाना जाता है। आहरण पूंजी में कमी दर्शाता है। उसे पूंजी में से सीधे ढंग से घटाने के बदले आहरण के रूप में अलग से दर्शाते हैं। यह मालिक है, धंधा है, तो धंधा का मालिक धंधा को माल या संपत्ति देता है और धंधा पूंजी, उसमें पूंजी बनती है। और धंधा का मालिक धंधा की माल और संपत्ति निजी उपयोग के लिए देता है तो उसे आहरण बनता है। यहाँ पूंजी का सर्जन होता है, यहाँ पे आहरण का सर्जन होता है। मालिक धंधा को पूंजी देता है, धंधा मालिक को आहरण देता है। अब दायित्व, धंधा द्वारा उधार खरीदे माल या संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को दायित्व कहते हैं। अपने जब माल उधार खरीदते हैं या तो कोई संपत्ति खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं, मतलब सेवा लेते हैं किसी से संबंधित भुगतान, तो उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को अपने दायित्व करते हैं। यह रकम धंधा को भविष्य में भुगतान करनी पड़ती है। जब तक यह रकम धंधा द्वारा चुकाई न जाए तब तक यह धंधा का दायित्व यानी देवा गिना जाता है। अब दायित्व, संबंध के आधार पर दायित्व गिना जाए तो आंतरिक दायित्व में समय के आधार पर चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व और बाह्य दायित्व। चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व यानी दायित्व दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक दायित्व में समय के आधार पर जो होता है वो चालू दायित्व के गैर चालू, जबकि बाह्य के अंदर भी चालू और गैर चालू। अब अपने आंतरिक या बाह्य दायित्व के बारे में देखेंगे कि हिसाबी पद्धति में धंधा और मालिक को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं